हाँ तो नाजरीन, आज आपको मेरा सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। मैं असल में अपने होटल रूम में बैठा हुआ हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं बहुत ही लंबी फ़्लाइट लेकर आया हूँ। तो हुआ ये कि फ़्लाइट में मैं अपने साथ बुक्स तो रखता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी बुक पढ़ रहा था। मैं आजकल ये बुक पढ़ रहा हूँ, द डिस्कवरी ऑफ द अनकॉन्शियस। ये कोई 800 पेज की बुक है, लेकिन आसान बुक है। यू कैन जस्ट टर्न द पेजेस, इट्स अ वेरी इजी बुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है कि इंसान ने अपना अनकॉन्शियस कैसे डिस्कवर किया। बेहतरीन बुक है। अच्छा, तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो जहाज़ में क्या है कि बहुत लंबी फ़्लाइट थी। बुक पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखना शुरू करी। फिर मुझे याद आया कि मुझे पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने टैग किया था तैमूर साहब की वीडियोस में, जो उन्होंने फ्रेडरिक नीचा पर बनाई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार, टाइम है तो वो वीडियोस देखते हैं। तो फिर मैंने उनकी पहली वीडियो पूरी देखी, दूसरी वीडियो 20 मिनट तक देखी, तीसरी वीडियो भी कोई 20-25 मिनट देखी। फिर उनका एक वीडियो मैसेज था कोई 7 मिनट का, वो देखा। फिर उनका एक आखिरी वीडियो उन्होंने जो बर्ट्रैंड रसल पर बनाई थी, मैंने वो वीडियो देखी। तो क्योंकि मुझे बहुत ईमेल्स आई, बहुत ज़्यादा लोगों ने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर टैग किया कि भाई एक साहब ये कह रहे हैं, एक साहब ये कह रहे हैं, तो आपकी क्या राय है। तो मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स, जो जो लोग कंफ्यूज हैं कि यार एक बंदा ये कह रहा है, एक बंदा ये कह रहा है, तो हकीकत क्या है, उस पर एक राय दी जाए। देखिए, ये मेरा बहुत पुराना उसूल है कि मैं रिएक्शनरी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं किसी भी वीडियो के अगेंस्ट में वीडियो नहीं बनाता हूँ, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तैमूर साहब की वीडियो के अगेंस्ट में कोई वीडियो बनाऊँ। ये मेरा काम नहीं है। और वो तो वैसे भी उस्ताद आदमी है। मैं उस्ताद की, यानी जो असातिज़ा होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। दिल से एहतराम है इस तरह के लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, प्रोग्रेसिव लोगों का, रैशनलिस्ट लोगों का, जो ना सिर्फ ये कि पढ़े लिखे हैं बल्कि एजुकेट भी करते हैं लोगों को और ओपिनियन मेकिंग करते हैं। तो ये हद से ज़्यादा काबिल एहतराम लोग हैं। इनका जितना एहतराम किया जाए, जितनी इज्जत की जाए, जितना इन लोगों के साथ प्यार किया जाए, उतना कम है। तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं तैमूर साहब को उनकी वीडियो को कोई रिएक्शनरी वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई रिएक्शनरी वीडियो नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत संजीदा तरीके से मुझसे सवाल किया कि सर, कुछ लोग नीचा को इस तरफ लेके जाते हैं, कुछ लोग इस तरफ लेके जाते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है, ये क्या है, ये डायकोटमी क्या है, एक इस तरह से पढ़ रहा है, एक कोई किताब इस तरह से पढ़ रहा है, तो ये मामला है क्या। तो उन स्टूडेंट्स को सिर्फ समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये मामला है क्या। और मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए। अब बस दूसरे शहर में हूँ, कैमरा भी नहीं है, माइक भी नहीं है, तो पता नहीं, पहली दफ़ा मैं आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते हैं कि ये वीडियो कैसे बनेगी। कुछ चीज़ें मैं अपनी जो मेरी समझ में आई हैं वो मैं बता देता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा है। बाकी तो फ़िलासफ़ी तो पर्सनल चीज़ है भाई, मैं सोशल फ़िलासफ़ी पे बिलीव नहीं करता। सब अपना अपना खुदा खुद ढूंढे हैं। अच्छा, देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैंने क्या किया कि तो पहली बात ये कि किसी तरह की भी कोई इस वीडियो से ये समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि मैं तैमूर साहब को जवाब दे रहा हूँ। मेरी ज़रूरत नहीं है। वो उस्ताद लोग हैं, उस्तादों का एहतराम है, ठीक है। उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कर सकता हूँ। उनके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है, प्यार है, मोहब्बत है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि यार इधर जाएं कि इधर जाएं, मामला है क्या, उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने तैमूर साहब की पूरी वीडियोस की लिस्ट देखी, उनकी नीचे तक मैं जाता गया। तो मुझे एक बात समझ में आई कि उन्होंने आज तक, मेरा ख्याल है वो 10 साल से फ़िलासफ़ी पर वीडियोस बना रहे हैं, या पिछले 5 साल से तो बना ही रहे होंगे। मुझे कोई एक भी वीडियो नज़र नहीं आई किसी भी कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़र पर। यानी ना उन्होंने कोई डेकार्ट पर वीडियो बनाई, ना उन्होंने कोई स्पिनोज़ा पर वीडियो बनाई, ना उन्होंने कोई लाइबनिट्ज़ पर वीडियो बनाई, ना उन्होंने कोई वीडियो कांट पर बनाई। कांट पर एक उनकी इनलाइटनमेंट पर वीडियो है, जो मेरे ख्याल है पॉलिटिकल वीडियो है। कांट की फ़िलासफ़ी पर कोई वीडियो नहीं है। ना हाइडेगर की फ़िलासफ़ी पर कोई वीडियो है, ना शोपनहावर पर कोई वीडियो है, ना हसरल पर कोई वीडियो है, ना बर्गसान पर कोई वीडियो है, ना हाइडेगर पर कोई वीडियो। तो उनकी कोई वीडियो कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी पर नहीं है। उनकी सारी वीडियोज़ मुझे पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पर नजर आई। यानी कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी पर उनका कोई काम ही नजर नहीं आया मुझे। किसी एक फलसफी को उन्होंने कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के टच नहीं किया। फिर एक दिन अचानक से उठ के उन्होंने नीचा के खिलाफ वीडियोस बना दी, जो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी से बिलोंग करता है।
बात समझ रहे हैं? यानी जब आपने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन ही नहीं किया कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी है ही, और वो दुनिया ही और है, वो एक रियल्म ही और है। आप यानी बात कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसल की, वो एनालिटिकल फिलोसफर है। एनालिटिकल फिलॉसफी को मैं फिलॉसफी नहीं मानता। वो 2+2=4 वाली फिलॉसफी वो कोई फिलॉसफी, एनालिटिकल फिलॉसफी इज डेड। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 50 दफा अपने स्टूडेंट्स को बोल चुका हूं कि बर्ट्रैंड रसल की हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी नहीं पढ़ना। उसको कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी का कुछ भी नहीं पता। वो ब्रिटिश आदमी था। ब्रिटिश लोग लॉजिक में फंसे हुए। ये लोग ब्रिटिश लोग जो हैं, ये बर्ट्रैंड रसल लॉजिशियन था। कॉन्टिनेंटल फिलोसोफर लॉजिक पर लानत भेजते हैं। फ्रेडरिक नीचा ने लॉजिक पे लानत भेजी है, शोपनहावर ने लॉजिक पे लानत भेजी है, हेगल ने भी एरिस्टोटेलियन लॉजिक पे लानत भेजी है। हेगल ने अपनी किताब का नाम लिखा साइंस ऑफ लॉजिक। मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों उसने अपनी किताब को लॉजिक बोला। उसने एरिस्टोटेलियन लॉजिक नहीं यूज करी अपनी फिलॉसफी में। किसी एक कॉन्टिनेंटल फिलोसोफर ने एरिस्टोटेलियन लॉजिक नहीं यूज करी एक्सेप्ट स्पिनोजा। तो कॉन्टिनेंटल फिलोसफी तो लॉजिक को फिलोसफी नहीं मानती। तो किसी लॉजिशियन से आप पूछ रहे हो कि नीचा के बारे में क्या राय है तुम्हारी, तो बर्ट्रैंड रसल से पूछेंगे हम कि नीचा के बारे में क्या राय है। अबे पूछो उसने हेगल के बारे में क्या राय दी है। तो बर्ट्रैंड रसल को तो भाई बर्ट्रैंड रसल को छोड़ दो। वो वैसे भी जर्मन्स के खिलाफ था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ये तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर मैंने कभी स्टूडेंट्स नहीं बोला, मेरे दोस्तों को मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भाई बर्ट्रैंड रसल एनालिटिकल फिलोसफर था, अच्छा फिलोसफर था। उसने किताब लिखी फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स, 500 पेज काले करके उसने ये साबित कर दिया कि 2+2 4 होता है। ठीक है। और फिर बाद में गोडेल ने आके उसका वो भी आगे पीछे कर दिया सारा मामला। तो मैं एनालिटिकल फिलोसफी को फिलोसफी मानते नहीं हूं, और वैसे भी एनालिटिकल फिलोसफी इज डेड। ये पॉजिटिविज्म कोई फिलोसफी नहीं होती। बल्कि ये कहिए कि मुझे एनालिटिकल फिलोसफी का पता ही नहीं है, तो मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है एनालिटिकल फिलोसफर्स के बारे में। तो बर्ट्रैंड रसल को तो छोड़ दें। बर्ट्रैंड रसल से ना पूछें कि नीचा के बारे में आपकी क्या राय है। ये पाप ना करें आप। उसको बिल्कुल नहीं पता कॉन्टिनेंटल फिलोसफी का। मैं हाथ जोड़कर आपको बताऊं, मैं खुदा की कसम तैमूर रहमान साहब से बात नहीं कर रहा हूं। वो उस्ताद हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। सिर्फ वो बच्चे जो कंफ्यूज हैं उनको अपनी राय दे रहा हूं। ठीक है। तो मेरी मजाल नहीं है कि मैं तैमूर साहब के राय पे इस तरह से बात कर सकूं। सिर्फ स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। तो बर्ट्रैंड रसल को छोड़ दीजिए। ये लॉजिक फंसी हुई है ब्रिटिश लोगों के दिमाग में ना, वो आप नहीं निकाल सकते। ये पुराने 1000 साल से ये लोग लॉजिक पे काम कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि यानी जो कॉन्टिनेंटल फिलोसफी है ना, ये एक अलग माइंडसेट है। ये एक दुनिया ही और है। किरकेगार्ड पे एक वीडियो नहीं है आपकी, और एक दिन अचानक से उठ के आपने नीचा रीजन के खिलाफ था, नीचा साइंस के खिलाफ था, नीचा ने कोई सिस्टम ही नहीं दिया। अरे जो आदमी सारे सिस्टम तोड़ने आया था, जो आदमी सारे खुदा तोड़ने आया था, जो आदमी सारे बुत तोड़ने आया था, जो आदमी सारे आइडियल्स तोड़ने आया था, उसको आप कह रहे हो तुमने कोई आइडियल ही नहीं दिया। भाई उसने यही तो समझाया कि सारे फिलोसोफर्स ने झूठ बोला आपसे। मुझे आप एक बात बताइए, आपको सिस्टम चाहिए ना। अगर प्लेटो का सिस्टम सही है तो अरस्तू का गलत है, अगर अरस्तू का सही है तो डेकार्ट का गलत है, डेकार्ट का सही है तो स्पिनोजा का गलत है, स्पिनोजा का सही है तो हेगल का गलत है, हेगल का सही है तो कांट का गलत है, कांट का सही है तो शोपनहावर का गलत है, शोपनहावर का सही है तो हाइडिगर का गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि 5000 फलसफियों ने अपने सिस्टम दिए, सही तो एक का होगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो बाकियों ने झूठ बोला ना। चलो झूठ मैं नहीं कहता हूं, उन लोगों ने दयानतदारी से रिसर्च करी होगी, लेकिन उनका सिस्टम गलत साबित हुआ ना। अगर ज्यादा से ज्यादा फिलोसोफर्स का सिस्टम सही साबित होगा तो किसी एक का होगा ना, बाकियों का गलत। तो झूठ तो नहीं, तो सिस्टम देकर क्या उखाड़ दिया? किसी ने अगर सिस्टम दे दिया तो क्या उखाड़ लिया? भाई सिस्टम गलत ही साबित हुआ ना सबका। तो कहने की बात है कि जी सिस्टम नहीं देकर गया, सिस्टम नहीं दे। भाई सिस्टम देना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, वो सारे सिस्टम तोड़ने आया था। वो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कॉन्टिनेंटल फिलोसफी वो कार्य दिगरस्त इश्क कार्य दिगरस्त, ये लॉजिक नहीं है। 2+2 4 नहीं है। बर्ट्रैंड रसल ने 500 पेज काले करके साबित किया कि 2+2 4 होता है। आज तक नहीं पता नंबर्स कहां से आए। हमें नहीं पता कि नंबर्स इन्वेंटेड हैं कि डिस्कवर्ड हैं, हमें नहीं पता। ये चीजें
कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में ढूंढने की कोशिश की जाती है, एनालिटिकल फिलॉसफी में नहीं की जाती। तो कहने की बात यह है, पॉलिटिकल फिलॉसफी शायद आपका डोमेन है, आप नीचा के बारे में जो बोलना है बोलें, लेकिन भाई आप पहले उसकी अजमत तो बता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स से, देखिए मुझे नहीं पता कि ये आईफोन में कितनी लंबी वीडियो बन सकती है। अब मेरे दिमाग में जो बातें आ रही है वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे मेरी राय पूछी है। मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, मेरी मजाल नहीं है, लेकिन क्लैरिफिकेशन, जो लोग कंफ्यूज है उनके लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये जो होते हैं ना मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट, इन लोगों से दूर भागो। सिर्फ स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, कोई अगर आपको बोले ना कि मैं मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट हूं, उससे दूर भाग जाओ, उससे बच के भाग जाओ दूर, क्योंकि मार्क्स ने इनको थ्योरी करने का बोला ही नहीं था, मार्क्स ने इनको एक्शन का बोला था। ये एक्शन नहीं कर रहे, थ्योरियां कर रहे हैं। देखिए कार्ल मार्क्स जो था ना, जब आप उसको पढ़ते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कार्ल मार्क्स आपको हिला के ना रख दे अंदर से। इतना बड़ा फलसफी, इतना बड़ा आदमी, यानी 2500 साल की फिलॉसफी की पूरी हिस्ट्री को वो बंदा अकेला उल्टा के चला गया, उल्टा के चला गया। उस भाई कितनी बड़ी बात बोली उसने, कहा कि अपनी मटेरियल कंडीशन चेंज करो, इससे तुम्हारी आइडियल कंडीशन चेंज हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। ये जो हेगल की जो अनकॉन्शियसनेस का ये जो एक एलियनेशन थी, उसने इसको मटेरियल एलियनेशन में, लेबर की एलियनेशन में उसको चेंज कर दिया। यानी कितना बड़ा काम किया उसने। इस तरह इतनी यूनिक सोच कोई फिलोसफर नहीं, यानी ऐसा हो नहीं सकता कि आप कार्ल मार्क्स को पढ़ें और वो आपको हिला के ना रख दे। ये जो मार्क्सिस्ट लोग हैं, इन्होंने थ्योरियां लिखी ना, ये 1960-70 के बाद से रोडों पे नहीं आए। ये चार्ल्स डिगाल्स और वो कौन था, वो जॉन पॉल सार्टर और ये इकबाल अहमद और वो पाकिस्तान बनने के बाद मंसूर हो, ये उसके बाद से कोई ये लोग ठंडे कमरों में बैठ के थ्योरियां लिख रहे हैं ना, थ्योरियां। इतनी थ्योरी लिखी इन लोगों ने, इतनी थ्योरी लिखी, ये मार्क्सिस्ट लोगों ने इतनी थ्योरी लिखी भाई। आप मेरा ख्याल है हबरमास कोई 200 किताबें लिख चुका है अब तक। हबरमास, ये अडोर्नो वगैरह को 100 किताबें लिख चुके होंगे, ये क्रिटिकल स्कूल वाले सारे, फ्रैंकफर्ट वाले जो न्यू मार्क्सिस्ट थे, ये इतनी थ्योरी लिखते हैं ये लोग। इनको कार्ल मार्क्स ने एक्शन का बोला था, और ये थ्योरियां लिख रहे हैं, ठंडे कमरों में बैठ के थ्योरियां लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के लेबर, ये मजदूर इनकलाब की कोशिशें कर रहे हैं ना, गाने गा गा के चीगोरा बन रहे हैं। इनको करने को कुछ, जो काम करने को दिया था वो नहीं कर रहे लोग। ये मैं कॉमेडी सी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिल पे ना लेना भाई। कहने की बात ये है कि ये इतनी थ्योरी लिखते हैं, इतनी थ्योरी। कौन सी चीज है जो इन्होंने मार्क्स से नहीं जोड़ी, मुझे बता दो। कल्चरल मार्क्सिज्म, बुर्जुआजी एनालिसिस ऑफ म्यूजिक, ये एनालिसिस, वो एनालिसिस, फ्रॉइड एंड मार्क्स, लकान एंड मार्क्स, आसमान एंड मार्क्स, जमीन एंड मार्क्स, इतनी थ्योरियां लिखते हैं ये लोग। आपकी सोच है, जो करने का काम है वो नहीं करेंगे ये लोग, बस थ्योरियां लिखवा लो। मैं अमेरिका में किसी के घर जाता हूं, कभी वो मार्क्स एक किताबें रखी होती हैं बड़ी बड़ी। एक बड़ी कंपनी में लेबर यूनियन नहीं है, अमेजॉन में लेबर यूनियन नहीं है, वॉलमार्ट में लेबर यूनियन, किताबें बस मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट। मेरे ख्याल टेरी एगल्टन ने कोई 200 किताबें लिख दी होंगी अब तक। बस किताबें लिखवा लो, इनसे थ्योरियां करवा लो। बिरयानी एंड मार्क्सिज्म गूगल करो, इस पर भी कुछ मिल जाएगा आपको। बिरयानी एंड मार्क्सिज्म, बोर्जुआजीज ने बिरयानी इसलिए बनाई कि प्रोलेटेरियट्स को बोटियां नहीं देंगे, कुछ इस तरह की थ्योरी मिल जाएगी आप। इतना थ्योरी करते हैं लोग। करने का क्या काम था इनका काम था एक्शन। कार्ल मार्क्स कॉल टू एक्शन करके गया था। ये लोग थ्योरियां लिखते हैं ना। असल में हुआ ये कि जब इनका इनकलाब नहीं आया ना, मजदूर इनकलाब आते आते रह गया। अब इन्होंने सोचा किस पे डालें यार हमारा इनकलाब, लाना तो है नहीं हमने, करना तो कुछ है नहीं, अब ढूंढो किस पे फुटबॉल बना के किसी पे इनकलाब डालते हैं। तो यूरोप में आ गया पोस्ट मॉडर्निज्म, यूरोप में आ गया एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इन्होंने कहा कि यार ये पोस्ट मॉडर्निज्म किसकी वजह से आया है, ये एग्जिस्टेंशियल, इनको मिला नीचा, इन दोनों का सिरा इनको मिला नीचा में, तो इन्होंने कहा नीचा पे डाल दो। तो जो पुरानी रिसर्च है ना लेफ्ट की, वो नीचा के खिलाफ है। इन लोगों ने सारा ये लुकास वगैरह, लुकास बड़ा मार्क्सिस्ट थिंकर था, लेकिन इन्होंने सारा मलबा नीचा पे डाल दिया कि जब ये इसकी वजह से नहीं आया, इसने सारा कर दिया। लेकिन आज की जो मॉडर्न रिसर्च है ना, जो बिल्कुल आप जिजैक वगैरह को पढ़ें, और जो अब जो मॉडर्न लेफ्टिस्ट हैं उनकी समझ में आ गया कि नहीं यार हमने गलत किया, ऐसा भी सारा नीचा का कसूर नहीं है, उसको बहुत मिस इंटरप्रेट भी किया गया। वो बंदा लेफ्ट के खिलाफ था, ये बात सही है, वो राइट के भी खिलाफ था, वो तो राइट के भी खिलाफ था।
तो अब जो रिसेंट रिसर्च है जो नीचा पर आ रही है लेफ्ट की तरफ से, अब उन्होंने नीचा को माफ करना शुरू कर दिया है कि हाँ यार हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, सारा ही नीचा पे डाल दिया था, ऐसा नहीं है भाई, एक आदमी की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ उसकी वजह से हमारा मजदूर इनकलाब रह गया। तो कहने की बात यह है कि ये जो थ्योरिस्ट है ना, ये कुछ भी सोचते हैं, ये कुछ भी करते हैं, ये सब किताबें लिखने पे पागल हुए हैं। हबरमास 200 किताबें लिख गया, लेकिन बस जो करने का काम है वो ये लोग नहीं करते हैं। जो इनको रोडों पे आना था ना, जो इनको, जैसे लेनिन गया था ना यूरोप से ट्रेन लेके, वो सब ये लोग नहीं करेंगे। बाकी बातें ग्रामची के एनालिसिस लिखवा लो इन लोगों से ना, पेट भर के बातें करवा लो इन लोगों से। तो ये एक थोड़ा सा मसला है, ये हमारे जो मार्क्सिस्ट है, मुंह के मार्क्सिस्ट। तो कहने की बात यह है भाई कि जब आपने अपने लोगों को बताया ही नहीं कि कॉन्टिनेंटल फिलोसफी कौन से रीजन के खिलाफ था नीचा, आपने ये बताया भाई। कहने में बड़ा अच्छा लगता है नीचा वॉज एन इरेशनल फिलोसफर, भाई कौन से रीजन के खिलाफ था नीचा, ये बताया आपने? ये नहीं बताया आपने। पहले बताओ तो कि कौन पागल होगा जो रीजन के खिलाफ होगा। लेकिन आप पहले बताएं कि एक दिन ऐसा आया, यूरोप में एनलाइटनमेंट आई, रीजन आया, रोशनी आई, दुनिया ने तरक्की करना शुरू करी, लेकिन करते 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 एक फलसफी ऐसा आया जिसने रीजन को खुदा बना दिया। नीचा ने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि रीजन खुदा नहीं है। भाई हेगल का खुदा रीजन है ना। हेगल ने यही कहा ना कि ये जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है और ये जो ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये एक दिन एक हो जाएगी। यानी रीजन का सफर है, ये कॉन्शियसनेस का सफर है। हेगल ने कहा कि हिस्ट्री का जो सफर है ये रीजन पर चल रहा है, यानी हिस्ट्री रैशनल है। भाई हिस्ट्री रैशनल है। आप मुझे बताइए ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये रीजन पर हो रहा है? नहीं, मुझे बताइए कि क्या रीजन। सिगरेट के पैकेट पे लिखते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लोग अपने पैसों से खरीद के पीते हैं, रीजन पर पीते हैं। पूरे पाकिस्तान में शुगर फैल गई, सबको डायबिटिक्स हो गई, मिठाई की दुकान नहीं बंद हो रही, रिजल्ट पर हो रही है। अभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के इतनी लाशें पड़ी हुई हैं, अपने $50,000 खर्च करके लोग जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे, रीजन पर जाते हैं। भाई इंसान रीजन के अलावा भी बहुत कुछ करता है। इंसान का सिगमंड फ्रॉइड क्या बोलकर गया था? इसने कहा था ये जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस जो रैशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारी असल जो कंट्रोल है वो हमारे अनकॉन्शियस के पास है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे रीजन में नहीं है। हम अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स, अनकॉन्शियस ड्राइव्स, अनकॉन्शियस पैशंस, अनकॉन्शियस रिप्रेशंस, हमारी लिबिडिनल एनर्जी वो हमें चला रही है। फ्रॉइड ने कहा ये पूरी सिविलाइजेशन लिबिडो पे खड़ी हुई है। लिबिडो यानी ठरक, ठरक, बहुत ही सादा अल्फाज में ट्रांसलेट कर रहा हूं। लिबिडो से मुराद ये सेक्सुअल एनर्जी। हम ये सारी सिविलाइजेशन सेक्स लिबिडिनल एनर्जी पे खड़ी है, रीजन पर नहीं खड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रॉइड ने जो कहा वो सही है, मैं सिर्फ बता ये रहा हूं कि भैया ये भी तो बताओ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, फ्रॉइड ने कहा लिबिडो पे खड़ी है, रीजन पे नहीं खड़ी। ये जो सेक्सुअल एनर्जी है जो रिप्रेस हो जाती है हमारे अनकॉन्शियस में, वो सब्लिमेट होती है आर्ट की सूरत में, पेंटिंग की सूरत में, म्यूजिक की सूरत में, टेक्नोलॉजी की सूरत में। सब कुछ सेक्स पे खड़ा है, रीजन पे नहीं खड़ा। ये जो शोएब अख्तर आता है, जंप करता है, यॉर्कर मार के रिवर्स स्विंग और पूरी कौम ये करती है, ये सब टरक पर हो रहा है। ये फ्रॉइड कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रॉइड को सही मान लो। मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूं कि मुझे बता दो क्या हो रहा है रीजन पर, मुझे समझा तो दो दुनिया में कौन सी हमारी ड्राइव्स हैं, हमारे अबे मेरा ख्याल है अदम का शेर है, खिरत कहते हैं अकल को, खिरत का दायरा कुदरत बहुत वसी नहीं, जुनून के पास बड़ा इख्तियार ऐसा कि ये दुनिया जुनून पे चल रही है यार। कौन सी चीज अकल पर हो रही है इस दुनिया में? कौन इस दुनिया को रीजन, आप समझते हो कि दुनिया रीजन पर चल रही है? आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर रहा है? बहुत सारी चीजें
आगे निकलने के लिए किसी भी बड़े एथलीट का इंटरव्यू सुन लो, वो आपको बताएगा मेरे अंदर पैशन था, मेरे अंदर ये था, मेरे अंदर उसकी वजह से। तो रीजन के पास तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है। मैं रीजन को डाउन प्ले नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कहना बहुत आसान लगता है कि नीचा इरेशनल था, लेकिन लोगों को समझाएं कि भाई सिर्फ रीजन ही एक फैकल्टी नहीं है, बहुत कुछ है जो बगैर रीजन के इस दुनिया पे हो रहा है। लोग पैशन से जी रहे हैं, लोग पता नहीं कौन कौन सी लिबिडनल एनर्जी से जी रहे हैं, लोग ड्राइव से जी रहे हैं। आप बहुत सारी ड्राइव्स लेके पैदा होते हैं। फ्रॉइड ने कहा हमारी दो मेन ड्राइव्स हैं, एग्रेसिवनेस, ये गाजा में भूखा रख के मार दिया सबको, रीजन पे मार दिया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रीजन पे हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर रीजन पे हुई थी। इंसान की जान ले रहा है, रीजन पे ले रहा है। हमारे अंदर एग्रेसिव ड्राइव्स हैं, बहुत कुछ है जो रीजन के अलावा भी है। तो कहना अच्छा लगता है नीचा रीजन के खिलाफ था, लेकिन बताओ तो कौन से रीजन के खिलाफ था? खिलाफ नहीं था, लेकिन उसने बताया कि भाई हम देखिए मेरी एक बात सुने, मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, जिस दिन आप लोग वैल्यू जजमेंट से बाहर निकलेंगे ना, उस दिन आपको नीचा समझ में आना शुरू होगा। वैल्यू जजमेंट्स, अब ये जुमला मेरा नोट कर लें, जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लें, ये बड़ा जुमला आ गया दिमाग में। वैल्यू जजमेंट्स सारी की सारी हिस्टोरिकल होती हैं, सारी की सारी वैल्यू जजमेंट्स हिस्टोरिकल हैं, नेचर न्यूट्रल है। जब आप गुड एंड ईवल से बियॉन्ड जाएंगे ना, तो आपको नीचा समझ में आना शुरू होगा। जब तक आप गुड एंड ईवल में फंसे हुए हैं, आप नीचा तक नहीं पहुंच सकते। आप जॉर्ज लुकास को पढ़ के नीचा पर बात कर रहे हैं। जब तक आप वैल्यू जजमेंट्स में फंसे हुए हैं, आप नीचा को नहीं पढ़ सकते। सारी वैल्यू जजमेंट्स हिस्टोरिकल हैं। नेचर ना अच्छा है ना बुरा है, नेचर ताकतवर के साथ है। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, वो नहीं सोचती कि मैं बोर्जवाजी हूं, छोटी मछली प्रोलेटेरिएट है, अरे कार्ल मार्क्स क्या सोचेगा, खाऊं नहीं खाऊं नहीं। शेर बकरी को खा जाता है, ये नेचर है। शेर बकरी को खा जाता है, भाई ये नेचर है। अगर नीचा ने आपको बताया कि नेचर ये है, जब आप वैल्यू जजमेंट्स, ये जुमला इस पूरी टॉक का हासिल गजल है, ये जुमला, सारी वैल्यू जजमेंट्स हिस्टोरिकल हैं, नेचर न्यूट्रल है, नेचर ताकतवर के साथ है। नीचा साइंस के खिलाफ, तो भाई कौन सी साइंस के खिलाफ था? ये भी तो बताओ ना, कौन सी बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सेक्सी लगता है नीचा साइंस के खिलाफ। अरे कौन सी साइंस के खिलाफ था? हमारे दरमियान देखो, साइंस की सबसे बड़ी अजम्पशन ये है कि हमारी रैशनैलिटी और रियलिटी कॉरेस्पॉन्ड करती है। ये साइंस की सबसे बड़ी अजम्पशन है। कांट ने क्या कहा था कि हम रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकते, हमारी रैशनैलिटी रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं कर सकती। हमने ये सारी साइंस अजम्पशन पे खड़ी है, डिटर्मिनिस्टिक अजम्पशन पे, कॉज एंड इफेक्ट की अजम्पशन पर। और कांट ने कह दिया ये कॉज की अजम्पशन है जो हमने ली, इस कायनात ये कॉज है, ये कॉज हमारी अजम्पशन है, हमारी कैटेगरी है माइंड की। हमारे दरमियान और रियलिटी के दरमियान कितने पर्दे हैं हमें नहीं पता, तो साइंस हमें रियलिटी तक नहीं लेके जा सकती। ये बोला कांट, ये बोला नीचा ने। इसमें क्या गलत बोला? 100 साल हो गए नीचा को मरे हुए, साइंस ने हमें रियलिटी का एक जर्रा नहीं बताया अब तक। एटम के अंदर गए वहां फंस गए, सेल के अंदर गए वहां फंस गए, डीएनए के अंदर गए वहां फंस गए, जहां गए फंस गए, कोई हमें सिरा नहीं मिला। ये कहना कि बड़ा सेक्सी लगता है नीचा साइंस के खिलाफ था, भाई पहले बता तो दो कौन सी साइंस के खिलाफ था। साइंस की जो बेसिक डिटर्मिनिज्म की अजम्पशन है, उसका उसने बताया कि ये अजम्पशन गलत है। नहीं पता हमें फोर्स क्या है, क्या ग्रेविटी क्या है, ये एटम क्या है, हम तो ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि नीचा सिस्टम नहीं देकर गया, सिस्टम नहीं देकर गया। क्या सिस्टम नहीं देकर गया? कौन सा? जो आदमी सारे सिस्टम तोड़ने आया था, जो आदमी सारे के सारे आइडियल्स तोड़ने आया था, उससे बोल रहे हो कि सिस्टम नहीं देकर गया? वो सारे बुत तोड़ने आया था, उससे ही पूछ रहे हो कि बुत क्यों नहीं बनाकर गए? भाई सारे सिस्टम, भाई मुझे आप एक बात बताएं, 5000 फलसफियों ने अपने सिस्टम दिए, ज्यादा से ज्यादा किसका सिस्टम सही हो सकता है? किसी एक का सही है ना? एक, बाकी 4999 का गलत होगा ना। तो नीचा ने सही बोला ना,
कि सिस्टम देने की जरूरत ही नहीं, गलत देकर गए सारे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फलसफी झूठ बोल कर गए, वो दयानतदारी से काम कर गए होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर किसी फलसफी का सिस्टम सही होगा तो एक का सही होगा ना। अगर प्लेटो का सही है तो अरस्तु का गलत है, अरस्तु का सही है तो कांट का गलत है, कांट का सही है तो हेगल का गलत है, हेगल का सही है तो शोपेनहावर का गलत है, शोपेनहावर का सही है तो हाइडेगर का गलत है। किसी एक का सिस्टम सही होगा ना भाई, सबका सिस्टम तो इसने सही बोला ना। कि क्यों सिस्टमों के पीछे पड़े हुए हो, सिस्टम नहीं देकर गया, सिस्टम नहीं देकर गया। ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि सिस्टम नहीं देकर गया, लेकिन अभी क्योंकि हमारे सामने आइडियल लेख खड़ा है ना, मार्क्स का आइडियल, क्योंकि वो सिस्टम अभी हमने अचीव नहीं किया, तो हम समझते हैं कि सोशलिज्म आ जाएगा तो क़यामत आ जाएगी ना। नहीं नहीं, असल में सोशलिज्म इसलिए नहीं आया क्योंकि कॉलोनियलिज्म उसकी लास्ट स्टेज होती है ना। नहीं नहीं, अभी सोशलिज्म इसलिए नहीं आया क्योंकि यार इंपीरियलिज्म उसकी लास्ट स्टेज होती है ना। क्योंकि अभी तो हमारे पास वो सिस्टम आया नहीं, तो इसलिए हम उसको आइडियलाइज करते हैं। जिस दिन वो सिस्टम आ जाएगा उसकी खामियां हमें नजर आएंगी, उस दिन हमें नीचा की इंपॉर्टेंस समझ में आना शुरू होगी कि वो सही कहकर गया था। सिस्टम कोई भी सही नहीं होता, कोई सिस्टम भी परफेक्ट नहीं होता। जब आप वैल्यू जजमेंट से बाहर निकलेंगे ना, वहां आपको नीचा खड़ा हुआ मिलेगा। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने बड़े बड़े फलसफी गुजरे हैं, ये सारे बहुत सारे, जो आदमी वक्त का इम्तिहान पास कर चुका हो ना, उस पर थूक नहीं फेंकते, समझ रहे? जो आदमी वक्त का इम्तिहान पास कर चुका हो, देखिए दुनिया का हर फलसफी बकवास भी लिख कर गया है। ये नीचा, पैथोस ऑफ डिस्टेंस और स्लेवरी की सपोर्ट और ये गरीबों के खिलाफ, ये सब पता है लोगों को। ये मैं अपनी वीडियोस में 50 दफा बता चुका हूं। नीचा की फलसफे में बहुत सारी, नीचा के फलसफे में फैशिज्म है, मैं बता चुका हूं। अपनी मेरी आखिरी जो वीडियो मैंने एडम स्मिथ पर बनाई थी, मैंने उसमें बोला है। मैंने उस वीडियो में पैथोस ऑफ डिस्टेंस, ये वीडियो तैमूर रहमान साहब की वीडियो से पहले बनाई थी मैंने। लेकिन जब हम किसी बड़े फलसफी को पढ़ते हैं तो उसके बड़े आइडियाज के लिए पढ़ते हैं, उसके घटिया आइडियाज के लिए नहीं पढ़ते। बात समझ रहे हैं? कौन सा फलसफी ऐसा है, कौन सा फलसफी ऐसा है जो बकवास नहीं लिख कर गया? मुझे ये बता दें आप। कौन सा फलसफी ऐसा है जो बकवास नहीं लिख कर गया? देखें प्लेटो कितना बड़ा फलसफी है। प्लेटो को खड़े होकर सलाम है, मैं अक्सर बोलता हूं, लेकिन पेट भरकर बकवास लिखकर, पेज पर पेज पलटते जाएं आप और बकवास पढ़ते जाएं आप उसकी। थोड़ी सी बकवास बताऊं उसकी। प्लेटो ने कहा अगर आपके यहां कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए उसको मार दे, बनाओ इस पे वीडियो। प्लेटो ने कहा कि अगर इस जन्म में बुरे अमाल करोगे तो अगले जन्म में औरत बन जाओगे। प्लेटो ने कहा कि इंसानों में जो डिफेक्टिव पीस होता है वो औरत बन जाता है, वो इंसानों का डिफेक्टिव पीस औरत है। ये तो एक जनरल बिलीफ था पुराने ज़माने में। तो बनाओ इस पर वीडियो। हम प्लेटो को उसकी, प्लेटो ने लौंडेबाजी पर जो लड़का चलता हुआ आया और मैं उसको देखकर हैरान रह गया, वो बहुत हसीन था और वो मेरे बराबर में आके बैठ गया, उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और मेरी नज़र उसके सीने पर पड़ी और मुझे आग लग गई। ये प्लेटो लिख कर गया है, इस पर वीडियो बना दो। फिर नहीं, हम उसकी छोटी बातों में क्यों, उसकी अजमत वक्त ने तय कर दी है। हम जब उसको पढ़ते हैं उसके बड़े आइडियाज के लिए पढ़ते हैं। प्लेटो भी टोटलिटेरियन था, नहीं था क्या? डेमोक्रेसी के खिलाफ जितना प्लेटो ने लिखा है किसी ने लिखा। तो हम उसके खिलाफ थोड़ी, हम उसकी बड़े आइडियाज डिस्कस करते हैं। दुनिया का हर बड़ा फलसफी बकवास लिख कर गया है, पेट भर के बकवास लिख कर गया है। कोई एक फिलोसफर मुझे बता दें जो बकवास नहीं लिख कर गया। एरिस्टोटल क्या क्या नहीं लिख कर गया यार। अगर मैं शुरू हो जाऊं तो 1 घंटे तक मैं बोल सकता हूं एरिस्टोटल। लेकिन अरस्तु ने जो दरवाजा खोला साइंस का, हम उसकी इज्जत उसलिए करते हैं कि उसने वो दरवाजा खोला जो खुला हुआ नहीं था। तो नीचा ने ऐसी 1000 चीजें बताई हैं जो पहले किसी ने नहीं सोची थी। हम उसकी इज्जत उसके अच्छे आइडियाज के लिए करते हैं, उसके बुरे आइडियाज के लिए थोड़ी करते हैं। कि ये सबको पता है पैथोस ऑफ डिस्टेंस और वो स्लेवरी के खिलाफ था, स्लेवरी के हक में था, ये सबको पता है। तो हमारा काम यह है कि जो बड़े लोग हैं ना, जिनकी जो वक्त का इम्तिहान पास कर चुके हैं, भाई उनकी इज्जत करें, उनके अच्छे आइडियाज को डिस्कस करें। फिर बाद में बता दें कि इनकी फिलॉसफी में ये वीकनेसेस थी, लेकिन एक दिन उठ के ये बोल देना कि रीजन के खिलाफ था, साइंस के खिलाफ था, सिस्टम नहीं देकर गया। भाई उसका बैकग्राउंड तो समझाओ कि वो किस बैकग्राउंड से काम कर रहा था।
तो कहने की बात यह है कि भाई हर बड़ा फलसफी छोटी बातें करके जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने बकवास नहीं लिखी, पेट इतनी बकवास लिखी है कि आप हैरान रह जाएंगे। जो इसकी थ्योरीज है ना, इसकी थ्योरीज पढ़कर इसका सारा काम साइंस ने रिजेक्ट कर दिया। सिगमंड फ्रॉइड का कोई एक थ्योरी भी साइंस ने पास नहीं करी आज तक। लेकिन क्या सिगमंड फ्रॉइड की शान में कमी हो गई? नहीं। जो दरवाजा इसने खोला अनकॉन्शियस माइंड का, ये सिगमंड फ्रॉइड ने मॉडर्न कल्चर डेवलप किया है। ये साइको एनालिसिस का फाउंडर है ना। साइको एनालिसिस को आज तक साइंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया में साइको एनालिसिस हो रहा है। सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने मिलकर रिजेक्ट कर दिया इसकी ड्रीम थ्योरी को। इसकी जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, एनल थ्योरी, ओरल थ्योरी, सब रिजेक्ट हो चुकी हैं साइंस से। इसका कोई काम साइंस ने आज तक पास नहीं किया। अरे जो मेन काम है साइको एनालिसिस, उस तक को पास नहीं किया। इसकी ड्रीम थ्योरी को पास नहीं। अब थोड़ा न्यूरो साइंस ने, मार्क सॉल्व्स वगैरह ने आके थोड़ा सा इसको रिवाइव करने की कोशिश की है, लेकिन साइंस ने इसका सारा काम गलत साबित कर दिया, या ये कह देंगे प्रूव नहीं होने दिया आज तक। तो क्या इसकी शान में कमी हो गई? इसकी जो थ्योरी है पीनिस एनवी की, बच्चियां पैदा होती हैं, वो देखती हैं कि हमारा तो पीनिस ही नहीं है, फिर उनको अपनी मां से नफरत हो जाती है कि तुमने हमें पूरा पैदा नहीं किया। पीनिस को उर्दू में क्या कहते हैं? लुल्ली कहते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है, इस तरह के अल्फाज इंग्लिश में बोल दो तो लोग हजम कर लेते हैं, उर्दू बोलो तो वो कहते हैं कैसी बातें कर रहा है। तो लड़कियों को पता चलता है कि हमारी लुल्ली नहीं है, तो वो परेशान हो जाती हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड बोल कर गया है। उनको अपनी माँ से नफरत हो जाती है कि इन्होंने हमें पूरा ही नहीं पैदा किया। फिर वो घर में उनको दिखता है कि बाप से उनकी, फिर वो थ्योरी बताऊंगा जब कभी फ्रॉइड पे बात करूंगा। इस तरह की 1000 बातें लिख कर गया सिगमंड फ्रॉइड, जो आज तक साइंस ने प्रूव नहीं करी। तो क्या इसकी इज्जत में कमी आ गई? औरतों के खिलाफ जो लिख कर गया है सिगमंड फ्रॉइड, तो बड़े आदमियों की इज्जत हम उनके बड़े आइडियाज की वजह। इसने अनकॉन्शियस माइंड पे जो काम किया, इसलिए मैं किताब पढ़ रहा हूं ना आजकल, द डिस्कवरी ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। तो कहने की बात यह है कि भाई हम बड़े लोगों को उनके बड़े आइडियाज की वजह से याद कर। कौन सा बड़ा आदमी है जो बकवास नहीं? जोश बल्ली आबादी ने बकवास नहीं लिखी? जॉन एलिया ने बकवास नहीं लिखी? क्या पेट भर के बकवास लिखी है। उसके पस्तान और कुछ औरतों का नाफे प्याला ऐसा होता है, और कुछ औरतों का नाफे प्याला ऐसा होता है। लेकिन हम उनको, जो पोस्ट मॉडर्न शायरी उर्दू में करी है जॉन एलिया ने, वो किसी ने नहीं करी। मीर तकी मीर बकवास नहीं कर गए, पेट भर के बकवास लिखी है उन्होंने। लेकिन उर्दू शायरी में उससे बड़ा शायर पैदा। हमसे पहले भी जमाने में हुआ क्या क्या कुछ, फिर भी हम गाफिलों ने आके किया क्या क्या कुछ। तो कहने की बात यह है भाई, ये जो बड़े लोग होते हैं ये सब घटिया बातें भी करके जाते हैं। इन सब की पर्सनल लाइफ में 50 मसले होते हैं। तो कहने की बात यह है भाई कि आपका मजदूर इनकलाब, आप लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ठंडे कमरों में बैठ के कभी भी नहीं आएगा। वो ग्रामची की थ्योरियाँ लिख के नहीं आएगा। आप इसकेप रूट ना ढूंढेंगे, इस पे डाल दो इसकी वजह से नहीं आया, उस पे डाल दो उसकी वजह से नहीं आया। आप बड़े लोगों की इज्जत करें। और अगर आप चाहते हैं कि मजदूर अरे पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया, बांग्लादेश में आ गया, इधर आ गया, लीबिया में, टूनिसिया में, पता नहीं किधर नहीं आया, तो एक मजदूर इनकलाब नहीं आया है। बस एक लफ्ज सीख लिया, डायलेक्टिक्स। एक जादुई लफ्ज है ये, डायलेक्टिक्स। जस्ट डायलेक्टिक्स बोल दो, मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। बट डायलेक्टिक्स एक लफ्ज आता है भाई, डायलेक्टिक्स। ये क्या लफ्ज है डायलेक्टिक्स? इस्लाम में भी डायलेक्टिक्स है, इसमें भी डायलेक्टिक्स है। क्या लफ्ज है ये डायलेक्टिक्स? एक कोई जादू है इस लफ्ज में कि मैंने डायलेक्टिक्स बोल दिया, पीछे हट जाओ भाई, पीछे हट जाओ, डायलेक्टिक्स का लफ्ज मैंने बोल दिया। ना बीइंग का पता है कि बीइंग क्या, ना नथिंग का पता है कि नथिंग क्या होता है। आपको पता है ना, आप फिलोसॉफिकली नथिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसी तरह बीइंग भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन यह पता है कि बीइंग और नथिंग में डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है। बस मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने डायलेक्टिक्स का लफ्ज बोल दिया। ऐसा कोई जादू है इस लफ्ज में? देखिए, मैं कोई डायलेक्टिक्स को डाउन प्ले नहीं कर रहा हूं। मुझे प्लेटोनिक डायलेक्टिक्स का पता है, मुझे हेगेलियन डायलेक्टिक्स का पता है। लेकिन इस लफ्ज का जितना अब्यूज किया है ना इन मार्क्सिस्ट लोगों ने, कल्चरल डायलेक्टिक्स, फ्रॉइडियन डायलेक्टिक्स, लकानियन डायलेक्टिक्स, अरे बस कर जाओ डायलेक्टिक्स। बिरयानी में और नहारी में भी डायलेक्टिक्स ढूंढ लेंगे ये एक दिन किसी दिन। क्या है ये डायलेक्टिक्स?
बल्कि एक जगह कार्ल मार्क्स ने लिखा है, एंजल्स को शायद लेटर में लिखा है कि मुझे जहाँ कुछ समझ में नहीं आता ना क्या करूँ, वहाँ मैं डायलेक्टिक्स लिख देता हूँ। तो ये सारे मार्क्सिस्ट भी यही कर रहे हैं। ये लोग 15 लफ्ज नहीं बोल सकते डायलेक्टिक्स का लफ्ज यूज किए बगैर। 15 लफ्ज, हर चीज में डायलेक्टिक्स नजर आता है इनको। ये कायनात डायलेक्टिक्स में चल रही है। तो भाई कहने की बात यह है कि जो तैमूर साहब के स्टूडेंट्स हैं, मेरी वीडियो उनके लिए थी भाई लोग। सिर्फ मैं एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने आपकी जो ट्रेनिंग करी है वो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में नहीं है। कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी एक अलग ही दुनिया है। तो जिस तरह मार्क्स का अपना फ्लेवर है, मार्क्स की अजमत पे तो कोई सवाल ही नहीं है, इसी तरह और लोग भी हैं जिनकी अजमत पर आप सवाल नहीं कर सकते। नीचा जो चीजें बताकर गया, सोच कर गया, उससे पहले किसी ने नहीं सोची थी। फ्रॉइड जो चीजें फ्रॉइड मैं 1 घंटे इसके खिलाफ बोल सकता हूं, लेकिन जो चीजें ये बता कर गया किसी ने नहीं सोची थी। डार्विन जो दरवाजे खोल कर गया किसी ने नहीं खोले थे। कोपरनिकस जो चीजें बता कर गया किसी ने नहीं बताई। तो कुछ लोग होते हैं जो वक्त का इम्तिहान पास कर चुके होते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके बड़े आइडियाज को पहले समझें। यानी कि लुकाश को पढ़ के मैं नीचा पर तनकीद कर, भाई पहले आप नीचा को तो पढ़ो। मैंने आज तक कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई। मैंने रूसो की सारी किताबें पढ़कर उस पर वीडियो बनाई। मैंने शोपेनहावर की सारी किताबें पढ़कर उस पर वीडियो बनाई। मैंने एडम स्मिथ की सारी किताबें पढ़कर उस पर वीडियो बनाई। यानी जिस पहले पूरा पढ़ो। तो एक कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी का दौर ही और है, सामान ही और है, माहौल ही और है। आप इधर से उठ के अचानक से आपने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। भाई पहले आपकी सारी वीडियोस पॉलिटिकल फिलॉसफी पर हैं। तो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी चीज़ ही और है, उसको दूसरे एंगल से देखने की जरूरत है। जब नीचा लफ्ज यूज करता है स्लेवरी का, उसका मतलब और है। जब नीचा, यानी मैं आपके बातों से डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। नीचा की फिलॉसफी में फैशिज्म है, लेकिन इतना उसको कैरिकेचर ना करें। पहले उसके अच्छे आइडियाज तो बताएं कि क्यों वो दुनिया पागल है उस पर। पोस्ट मॉडर्निज्म का इमाम मानती है उसको। आप पोस्ट मॉडर्निज्म को गलत समझते हैं क्योंकि आप वैल्यू जजमेंट्स में फंसे हुए हैं। जब आप वैल्यू जजमेंट से, जब आप बियॉन्ड गुड एंड इविल जाएंगे ना, तो वहां आपको नीचा खड़ा हुआ नजर आएगा। सारी वैल्यू जजमेंट्स हिस्टोरिकल हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे बहुत सारी ईमेल्स करी कि सर हम कंफ्यूज हैं। तो भाई मार्क्स का अपना फ्लेवर है, नीचा का अपना फ्लेवर है, फ्रॉइड का अपना फ्लेवर है। सबके फ्लेवर एंजॉय करें। फिलॉसफी बहुत पर्सनल चीज़ है, अपना ओपिनियन खुद बनाएं। मैंने सोचा मैं कुछ चीज़ें आप लोगों की गुजारिशात कर दूं। अपने होटल के कमरे से बैठ के मेरे पास अच्छा हुआ कि फ़्लाइट में टाइम मिल गया तो वीडियोस देख ली। तो जैसे मैं लैंड किया, आके नहाया और फिर मैंने ये वीडियो बना दी बगैर किसी स्क्रिप्ट के। तो हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अल्लाह माफ़ करे। बगैर स्क्रिप्ट के भी 40 मिनट की बन गई। अब मैं देखता हूँ ये अपलोड होती है कि नहीं होती है, इसमें आवाज़ कैसी थी। पहली दफ़ा मैंने वीडियो बनाई।